हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है ढेर सारा क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन के। यानी कि आपके लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। इट्स टोटल फ्री एजुकेशन। आज से हम बेसिकली बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज का चैप्टर जो है दैट इज योर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि मतलब क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, बट फॉर नाउ हम बात करने वाले किसके बारे में, आपके हिस्टोरिकल उसके बैकग्राउंड के बारे में। कौन कौन से ऐसे ब्रिटिशर्स के एक्ट रहे जो कहीं ना कहीं शुरुआत से आए, जिनको फिर बाद में हमने देखा कि और कहीं ना कहीं हमने इसको अडॉप्ट करा। इस पूरे सांचे को हमने कहीं ना कहीं क्या लिया, इनसे सीख ली, इनसे समझा, इनसे चीजें ली और उसको हमारी कंडीशन के हिसाब से ढालते हुए हमने हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन सामने लाया। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके ब्रिटिशर्स के टाइम के कुछ एक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला फेज जब हम देखते हैं तो हम सबसे पहला फेज देखते हैं क्या, आपका कंपनी रूल। फेज वन इज कंपनी रूल। ठीक है, 1773 से 1858 का जो टाइम फ्रेम है, इस पर्टिकुलर पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, कंपनी रूल बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी एक्ट आए थे ये रेगुलेटिंग एक्ट हुआ करते थे। दैट मींस हालांकि फर्स्ट वाले का भी नाम रेगुलेटिंग एक्ट ही है, बट ये कहीं ना कहीं उन पर रेगुलेशंस लेकर आने के लिए थे। ये क्या करना चाहते थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के ऊपर बिठाना चाहते थे। ठीक है, क्या करना चाहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के ऊपर बिठाना चाहते थे कि अल्टीमेटली जो कंपनी रहे वो किसके अंडर में रहे, तो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहे, ब्रिटेन के कंट्रोल में रहे। ठीक है, चलिए तो इसी मुहिम को लेके हुए जो 1858 तक जो एक्ट आते हैं, 1773 से चालू होते हैं और 1858 तक आते हैं, तो इनको बेसिकली क्या हम फर्स्ट फेज में कंसिडर करते हैं। 1858 वाले एक्ट को जो है हम किसी में सेकंड फेज में कन्वर्ट या सेकंड फेज में हम इसको कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से क्या होता है, क्राउन रूल हमको देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी रूल हो जाता है खत्म और हमको क्या देखने को मिलता है, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ का शासन देखने को हमको वहां पे मिल जाता है। तो इसलिए वो हो जाता है आपका फेज टू। चलिए फेज वन की बात करते हैं हम, कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स देखेंगे, कुछ पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस देखेंगे जो कि क्या करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये सबसे पहले आता है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला स्ट्रक्चर था उसमें गवर्नर होता है। क्या होता है, मतलब जो कंपनी का हेड रहेगा वो कौन होगा, गवर्नर होगा। बट अब इस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या होता है, गवर्नर की पोस्ट को चेंज करके क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब पोस्ट वही है, हेड यही है, बट थोड़ा नाम चेंज कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, थोड़ा स्टाइलिश सा बना दिया। ठीक है, चलिए दूसरी चीज जो हमको कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलती है वो है ये चीज है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दिए जाते हैं उनको। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली जो आज के करंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों में, यूनिकॉर्न कंपनियां हो गई, कई कई सौ मल्टी मिलियन डॉलर कंपनियां हो गई जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये भी वही रोल प्ले करा करते थे। ये क्या थे, ये रिपोर्ट करा करते थे उसके पूरे अफेयर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश को। ठीक है, मतलब कंपनी के जितने भी काम है, जो भी चीजें हुई हैं कि हाँ भाई साहब ये चीज सामान खरीदा गया, वो बेचा गया, इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, यहां से हमने इसको अटैक कर दिया है, इसको हमने अंदर ले लिया। तो जितने भी अफेयर हुआ करते थे कंपनी के, ये किसको अफेयर को रिपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करते थे, ये सीधा सीधा वहां पे रिपोर्ट करते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलती है, किसको, गवर्नर जनरल को क्या मिलती है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलती है। मतलब ये इनका रोल सीधा सीधा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई साहब कुछ लोग रहेंगे जो कि इसको काउंसिल करेंगे, डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है कि गवर्नर जनरल बंगाल के अंदर गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को रख देते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, अब पहले क्या हुआ करता था, 3 गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, पहले क्या था, आपके 3 गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, एक होता था गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, एक गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, एक होता था गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ये क्या होते थे, ये पैरेलल हुआ करते थे। ठीक है, ये क्या होते थे, ये पैरेलल हुआ करते थे। 3 बड़ी सेंटर्स यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलते हैं ब्रिटिशर्स के, मद्रास जो कि आज की डेट में जिसको हम चेन्नई के नाम से जाते हैं, बंगाल और बॉम्बे।
ठीक है, ये तीन जो थे ये मेन सेंटर हुआ करते थे। तो एक टाइम पे 1773 से पहले की जब मैं बात करता हूं एक्ट के, तो क्या होता था, ये तीनों पैरेलल थे एक दूसरे के, मतलब कोई किसी के ऊपर नहीं था, कोई किसी के नीचे नहीं था, तीनों ऑटोनॉमस हुआ करते थे अपने अपने प्रेसिडेंसी में डिसीजन लेने के लिए, जो भी चीजें, ठीक है। अब क्या होता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके क्या नाम कर दिया गया, गवर्नर जनरल, ठीक है, ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये दोनों जो गवर्नर हैं इसको इसके अंदर कर देते हैं, मतलब अब ये क्या हो गए, ये इंफीरियर हो गए और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या हो गया, सुपीरियर हो गया। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है 1774 कलकत्ता में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करा जाता है, एक प्रोविजन रखा जाता है कि भाई अब हम क्या करेंगे, जस्टिस देना चालू करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करा जाता है 1774 कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर समझिए, एक होता था चीफ जस्टिस, ठीक है, जो कि क्या रहेगा, मेन हेड रहेगा, और उसके नीचे तीन जज, उसके नीचे तीन जज जो अलग अलग मामले सुन सकते हैं, अलग अलग टाइप के केसेस सुन सकते हैं, अलग अलग जो अपनी हिरार्की है उस हिसाब से केसेस सुन सकते हैं। अब अगर आपको चीफ जस्टिस के डिसीजन के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी हो तो इंडिया में तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, तो अगर आपको अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पलटना है तो आपको हायर बेंच एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। ये सब हम जुडिशरी में पढ़ेंगे, जब हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर में जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी को पढ़ेंगे, तो हम ऑफकोर्स सी बात है सब पढ़ेंगे कि भाई साहब कैसे जो है आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकते हो, ऐसे ही। तो फिलहाल क्या होता था, अभी यहां पे समझो कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है, जो ब्रिटिशर के द्वारा एस्टैब्लिश्ड है, उसके चीफ जस्टिस के डिसीजन के अगेंस्ट अगर आपको क्या करना है, अर्जी डालनी, तो अब आपको प्रीवी काउंसिल में जाना पड़ेगा। प्रीवी काउंसिल कहां बैठती थी, तो वो ब्रिटेन में बैठा करती थी, ठीक है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तक कोई बड़ा रोल नहीं था, बस एक दिखा दिया था कि हाँ भाई अब ब्रिटिशर्स भी क्या कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका पूरा पूरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ये पहला स्टेप हुआ करता था। विद कंट्रोल द रिकॉग्नाइज कंपनीज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मतलब इन्होंने ये देखा कि भाई साहब कंपनी जो है वो दो चीजें कर रही है। कंपनी एक तो क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देख रही है अपना, मतलब व्यापार वगैरह। दूसरा देख रही है कि कंपनी अपने आप में क्या कर रही है, लैंड कैप्चर कर रही है, मतलब अपने आप को क्या घोषित कर रही है, राजा घोषित कर रही है, लैंड है उसके पास, टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो वो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट हुई, उसने ये रिकॉग्नाइज करा कि भाई साहब ये जो कंपनी है ना, ये हमारे साथ खेल खेल गई, ठीक है। जब तक ये क्वीन के अंदर थी, क्वीन को पैसा दे रही थी, तब तक तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब जैसी गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट को दिक्कत होने लगी, गवर्नमेंट में रहने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है कि भाई साहब ये सारा ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इतने अमीर कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, दो चीजें देखी जाती है कि भाई साहब एक पॉलिटिकल फंक्शन को आइडेंटिफाई करा जाता है और एक उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को आइडेंटिफाई करा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली अब यहां से क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन चालू हो रही है। जो चीजें बिखरी हुई थी उनको क्या करा जा रहा है, एक पर्टिकुलर ऊपर हेड बिठाया जा रहा है और चीजों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी जा रही है। चलिए नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। तो कंपनी के जो फंक्शन है, जैसा मैंने आपको बात करी, दो फंक्शन हो गए, एक हो गया कमर्शियल फंक्शन, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया, ठीक है। कमर्शियल फंक्शन कौन देखेगा, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगी। कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगी। पॉलिटिकल फंक्शन जो है, ठीक है, पॉलिटिकल फंक्शन जो है वो कौन देखेगा, तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब ये क्या हो गई, ये चीज न्यू आ गई, ठीक है। ये चीज क्या हो गई, ये चीज नहीं आ गई किसमें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ठीक है। अभी यहीं पे क्या होता है, दो पर्टिकुलर चीज देखो, दो पर्टिकुलर डायरेक्टिव अथॉरिटी आ रही हैं। एक तो आ रही है किसमें, आपके कमर्शियल फंक्शन में, और एक आ रही है आपके पॉलिटिकल फंक्शन में। तो इसी को बेसिकली क्या बोला जाता है, डुअल गवर्नमेंट। मतलब दो ऐसी गवर्नमेंट जो अपने अपने डिसीजन लेने के लिए क्या है, ऑटोनॉमस है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। इसका मतलब क्या है कि जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर रहेंगे, ये कहां से आएंगे, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से आएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, ये कब तक मेंबर रह सकते हैं, तो ये तब तक ही मेंबर रह सकते हैं जब तक इनकी पॉलिटिकल पार्टी की ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ही ना हो,
ठीक है, तब तक ये क्या रहेंगे, मेंबर रहेंगे। तो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल का जो मतलब होता है ना, वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई साहब जब तक अगर इनकी पार्टी की मेजोरिटी बनी हुई है, यानी कि जो पार्टी का है इंसान यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, तब तक ही ये क्या रहेंगे, ये आपके अब बोर्ड में रहेंगे। किस में रहेंगे, बोर्ड में रहेंगे। नहीं तो ये क्या होंगे, ये लोग, इनको हटा दिया जाएगा, इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, अलग अलग चीजें। ठीक है, चलो। दस द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां से क्या होता है, सुप्रीम कंट्रोल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करते हो, अपन ने पिछले एक्ट में ही देख लिया था 1773 वाले एक्ट में कि क्या हुआ था, यहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आता है, ठीक है, जो कि क्या करेगी, अफेयर अपने रिपोर्ट करेगी किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसमें सबसे पहले या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, ठीक है, याद करो 8th क्लास का आपका चैप्टर, ठीक है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी वाला। इनिशियल में फेज में क्या होता है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मिलता है एक चार्टर। वो चार्टर ये कहता है कि भाई साहब बेसिकली ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ वर्ल्ड में इंग्लैंड की तरफ से कौन क्या बोलते ट्रेड करेगा, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, क्या करेगी, और कोई भी कंपनी इंग्लैंड से क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं जा सकती। ये था बेसिकली क्या, चार्टर। तो कहीं ना कहीं एक मैं कह सकता हूं कि मोनोपोली हो गई, मतलब एक छत्र राज हो गया, किसका, कंपनी का हो गया, कहां पे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड के मामले में। ठीक है, तो यही जो इनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी, इसको एक्सटेंड करा जाता है 20 साल के लिए। कब तक के लिए, 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है, स्टाफ ऑफ द कंपनी टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। जितना भी ये लोग पैसा आप कमा रहे हैं इंडिया से, तो जो भी स्टाफ है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, जो भी चीज है XYZ, जो भी स्टाफ आप मेंटेन कर रहे हो, आर्मी मेंटेन करो, आर्मी मेंटेन करो, नेवी करनी है नेवी करो, एयरफोर्स करनी है एयरफोर्स करो, जो करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई साहब जो स्टाफ की सैलरी होगी ना, जो स्टाफ का खर्चा होगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देगी। अभी तक क्या कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही थी, बट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देगी। वो क्या होगा, जो इंडियन रेवेन्यू मिल रहा है इनको, अलग अलग जगहों पे अभी ये क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे, दीवानी राइट्स मिल रहे हैं इनको, तो वहीं से क्या होगा, इनकी सैलरी भी निकाली जाएगी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देगी। कमांडर इन चीफ, दैट मीन्स इनके जो आर्मी का हेड है, ठीक है, शैल नॉट बी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अगेन एग्जीक्यूटिव काउंसिल कब मिली थी इनको, 1773 के एक्ट में मिली थी वॉइस रॉय को, तो वो मेंबर नहीं होगा अंटिल अपॉइंटेड। सो अंटिल अपॉइंटेड, मतलब अगर कोई उसको वाइस, जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर कमांडर इन चीफ को अपॉइंट करता है एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तभी कमांडर इन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो 1813 के टाइम पे बेसिकली याद रखो, ब्रिटेन में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, औद्योगिक क्रांति। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब मैं बात करता हूं, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज होंगी। इंडस्ट्रीज क्या करेगी, इंडस्ट्रीज करेगी प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन करेगी तो उसको सेल भी करना पड़ेगा। सेल कहां करेगी भाई, या तो देखो इंग्लैंड में करेगी, इंग्लैंड इतना बड़ा है नहीं कि जो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड में सेल्फ कंज्यूम हो जाए। बाकी जब हम बाहर की कंट्रीज की बात करते हैं, तो फ्रांस, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर वगैरह, ये सब कहते हैं ये ब्रिटिश, एंटी ब्रिटिश लोग हुआ करते थे। इसलिए क्या हुई थी, बेसिकली कॉलोनीज बनाने की होड़ हुई थी कि भाई साहब वहां की क्या कर सकते हैं, हम इकोनॉमी को ऑल्टर कर सकते हैं, वहां पे हम एक मार्केट भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ा मार्केट दुनिया में चाइना के बाद क्या था, तो वो इंडिया था, राइट। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये इंडस्ट्रीज बढ़ते गए, वैसे वैसे जो इंडस्ट्रीज के ओनर थे, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। क्या बढ़ता गया, इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो इन लोगों ने क्या करा कि भाई साहब जो हमारा प्रोडक्शन है, हमको बेचने के लिए जगह चाहिए। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वहां पे ट्रेड मोनोपोली है, और वो भी किसके थ्रू, एक चार्टर के थ्रू, एक लॉ के थ्रू, एक एक्ट के थ्रू है, तो उसका उल्लंघन हो नहीं सकता। दैट मींस अब क्या होगा, एक नया चार्टर लेकर आना पड़ेगा, अब एक नया एक्ट लेकर आना पड़ेगा। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, वो बेसिकली इन मिल ओनर्स या इंडस्ट्रियल ओनर्स से बहुत प्रभावित था, बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या करा, बेसिकली इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, वहां पे उनको इन्फ्लुएंस करते हुए क्या बोला कि भाई साहब जो ट्रेड मोनोपोली है उसको आप अबॉलिश कर दो, मतलब अब दूसरी यूरोपियन कंपनीज को भी कहां आने दो, इंडिया में आने दो, इंडिया में एस्टैब्लिश होने दो, वहां अपना मटेरियल बेचने दो, वहां अपने फिनिश गुड्स जो हैं वो बेचने दो। ठीक है, बट
इन्होंने क्या करा कि ट्रेड मोनोपोली तो चीजों चलो ठीक है उन्होंने अबॉलिश कर दी, बट एक्सेप्ट इन टी एंड विथ चाइना, मतलब चाय के व्यापार में ट्रेड मोनोपोली अभी भी किसकी रहेगी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ही रहेगी। साथ ही साथ कोई भी ट्रेड अगर चाइना के साथ करना है या चाइना के अधीन आने वाली कोई भी कंट्री या कोई भी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट करना है या उनके साथ ट्रेड करना है, तो वो कौन करेगी, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल जाता है, क्रिश्चियन मिशनरीज का भारत में आगमन देखने को मिल जाता है, क्रिश्चियन एक्टिविटीज देखने को मिल जाती है, कन्वर्जन चालू हो जाता है, क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड देखने को मिल जाता है। प्रोवाइडेड द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब यहाँ पे कुछ एक प्रोविजन भी रखा गया था कि अब आप क्या करोगे, वेस्टर्न एजुकेशन इंपार्ट करना चालू करोगे, किसमें, नेटिव इंडियंस में। इंडियन मार्केट ओपन फॉर ऑल यूरोपियंस, क्योंकि क्या हो गया था, ट्रेड मोनोपोली जो थी उनकी सिर्फ अब किसमें रह गई थी, टी में और किसमें, विद चाइना में। ठीक है, ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स, सेल्फ जो आप कह सकते हो कि एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी डेवलप करने के लिए या सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड होता है, तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो हुआ करती थी उस टाइम पे उनको ऑथराइज कर दिया कि क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, टैक्स कलेक्ट वहां से कर सकते हो और आपका खुद का खर्चा जो है आप उस टैक्स से निकाल सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स डिपेंडेंसी बनाने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट पर हर चीज की। नेक्स्ट आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें काफी कुछ चेंजेस होते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, चलो सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या होती है, अपनी ट्रेड मोनोपोली लॉस्ट कर देती है। दैट मींस अब उसके पास कोई भी टाइप की ट्रेड मोनोपोली नहीं है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को उसी तरीके से कंपीट करना होगा जिस तरीके से बाकी कंपनियां आपस में मार्केट में कंपीट करती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इट इज प्योरली नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब अब ये क्या करेगी, इंडिया में जितना इसका जो रूल है ये उसी को चलाएगी और कुछ भी नहीं करेगी, कोई भी टाइप का ट्रेड नहीं करेगी। दैट मीन्स नाउ प्योरली व्हाट इट इज ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब अब कंपनी क्या रह गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई, अब एक बिजनेस पर्सन नहीं रह गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पोस्ट थी, क्या थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पोस्ट हुआ करती थी उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आगे नाम चेंज करा गया है, 2-4 सितारे और लगाए गए हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वेस्टेड विद सिविल एंड मिलिट्री पावर, मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर सिविल डिसीजन लेना है या मिलिट्री डिसीजन लेना है उसकी पावर किसके पास होगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में ही होगी। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे आपके, विलियम बेंटिक। कौन थे, विलियम बेंटिक थे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करते तो एक नया लॉ मेंबर आता है, एक नया लॉ मेंबर लेकर आते हैं जो कि इनकी लॉ बनाने में हेल्प करेगा कि किस टाइप का लॉ होना चाहिए, कोई अगर पर्टिकुलर सिविल डिसीजन लेना है, सिविल लॉ इंट्रोड्यूस करना है तो वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक नया लॉ मेंबर और देखने को हमको मिल जाता है। साथ ही साथ जो गवर्नर ऑफ बंगाल और जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे, ठीक है, मद्रास हुआ करते थे, वो तो ऑफकोर्स अभी भी किसके अंडर है, इसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर है। ठीक है, अब हम अब गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास और गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे के पास, ठीक है, जो भी इनके यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही थी उन्होंने क्या कर दी, दे लॉस्ट द लेजिस्लेटिव पावर, मतलब अब ये क्या होंगे, ये प्योरली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बन गए रादर देन लेजिस्लेटिव बॉडी जो एक लॉ बनाएगी, लॉ को इंप्लीमेंट करेगी। अब ये क्या बन गए, ये क्या हुआ कि अब जब पूरी लॉ बनाने की पावर किसके पास चली गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चली गई। तो अब जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, बस जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉ बनाएगा उसको इंप्लीमेंट कर देंगे अपने अपने एरिया में। ठीक है, चलिए, तो अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज भी होता है, यहाँ पे मैकाले कमेटी बनती है। ठीक है, और मैकाले कमेटी क्या करती है, आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती है लंदन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्या, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है उसका रूल किस एक्सटेंड कर दिया जाता है, इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली रूल एक्सटेंड कर दिया था। हालांकि देखो अभी भी ये क्या रहेगी, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, क्या रहेगी, ये अभी भी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही रहेगी। ठीक है, चलो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, उसमें जो लॉ मेंबर था उसको क्या बना दिया गया, अब परमानेंट कर दिया गया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगी, मतलब अब ये लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं करेगी। लेजिस्लेटिव फंक्शन किसके पास आ गए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास आ गए, मतलब अब दो चीजें हो गई, क्या हो गई, दो चीजें हो गई।
ठीक है, इसके पहले एक्ट में बेसिकली हमने ये देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ही क्या आ गई थी, लॉ मेकिंग पावर आ गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर एक्ट में हमको ये देखने को मिलता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, उसके साथ साथ अब इसके पास क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी, इसको सजेस्ट करेगी कि इस हिसाब से नियम बनने चाहिए, ऐसे नियम बनने चाहिए और इसी तरीके से ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करेगी कि उसको इंप्लीमेंट करने में इनकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये हो जाती है बेसिक डिफरेंस, यहाँ पे ये दो चीजें इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो नई चीज क्या इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पे आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक नई चीज आ जाती है। ठीक है, इसमें टोटल कितने मेंबर हुआ करते थे, 6 मेंबर हुआ करते थे। इसको क्या बोलते थे, इट वॉज ऑल्सो नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल्सो नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस टाइम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो टोटल 6 में से 4 मेंबर जो थे वो कहां, लोकल गवर्नमेंट से अपॉइंट होंगे, कहां की, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। मतलब ये 4 जगह से एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव आके कहां बैठेगा, तो आपकी इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में आके बैठेगा। ठीक है, 2 मेंबर जो रहेंगे वो सीधा सीधा कौन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इलेक्ट करेगा कि ये 2 लोग और कौन रहेंगे। ठीक है, चलो, दिस शोज क्या, योर लोकल रिप्रेजेंटेशन, दिस शोज लोकल रिप्रेजेंटेशन। फाइनली बात करते हैं हम मैकाले कमेटी की, 1854 में आती है, इंट्रोड्यूस सिविल सर्वेंट कंपटीशन इन लंदन। ठीक है, 1854 मैकाले कमेटी क्या करती है, सिविल सर्वेंट जो उसके एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट कराना चालू कर देती है लंदन में, हेलिसबर्ग कॉलेज में। ठीक है, चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, नाउ देखो यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे हेडर चेंज होके क्या हो रहा है, क्राउन रूल आ रहा है, मतलब फेज 2। ठीक है, फेज 1 में हमने क्या देखा, फेज 1 में हमने देखा कंट्रोल, हमने देखा सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, मतलब केंद्रीकरण देखा है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ किसका, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर लो, ब्रिटिश पार्लियामेंट कर लो, तो ये फीचर हमको किस में देखने को मिल जाते हैं, फेज 1 में देखने को मिल जाते हैं। अब हम बेसिकली पढ़ने वाले कहता फेज 2, इसमें हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या देखेंगे अब इसमें, डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे, वापस जो अथॉरिटी है वो लोगों में ट्रांसफर और ऑफिसर्स में ट्रांसफर होती हुई देखेंगे। चलिए देखिए, समझते हैं क्या है। तो 1858 में आता है आपका क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, तो इसको एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट इन इंडिया भी बोला जाता है, या एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी बोला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अब कंपनी हो गई खत्म, अब कंपनी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब कंपनी के अधीन जितनी भी चीजें थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितने भी राज थे, जितने भी शासक थे, जो भी XYZ जो भी एम्प्लॉय भी था, वो सब अब किसको ट्रांसफर हो गया, क्राउन रूल। ठीक है, मतलब सीधा सीधा क्या, किसका शासन, भाई साहब महारानी का शासन, महारानी एलिजाबेथ का शासन हो गया। मतलब किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्राउन रूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट। जो ये चल रहा था ना आपका कंट्रोल ऑफ बोर्ड्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये सब चीजें, ये सब खत्म हो जाती हैं। अब सीधे सीधा कौन करेगा, सीधे सीधा क्राउन रूल यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा। ठीक है, चलिए, क्राउन रूल एस्टैब्लिश होता है तो दो मेजर चेंजेस करे जाते हैं। ठीक है, 2 मेजर चेंजेस करे जाते हैं। एक पोस्ट निकाली जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये पहली पोस्ट रहती है, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट रहती है। ये इंसान इंग्लैंड में बैठा रहेगा, ये इंसान आएगा कहां से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। कहां से आएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और बेसिकली ये वहीं रहेगा, ये ज्यादा इंडिया नहीं आएगा। ठीक है, वहीं से बैठा बैठा इंडिया को मैनेज करेगा। मतलब सोचो, इतना सा देश है, उसमें इतना सा आदमी है, वो ब्रिटेन में बैठा बैठा पूरे इतने बड़े भारत को मैनेज करेगा। ठीक है, खैर फिलहाल अब देखते हैं। ठीक है, ही वॉज प्रोवाइडेड विद द काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये उसकी क्या थी, उसकी अपने आप की काउंसिल हुआ करती थी, जो कि उसको सजेस्ट करेगी किस किस चीजों पे क्या क्या एक्शन लेना है। ये काउंसिल में से कुछ मेंबर्स इंडिया भी आया करते थे, कभी नहीं आते। टोटल कितने थे, 15 मेंबर हुआ करते थे। ये क्या था, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट था, साथ में ब्रिटिश कैबिनेट का भी मेंबर हुआ करता था। मतलब इन्होंने क्या प्रॉपर पोर्टफोलियो ही निकाल लिया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी अथॉरिटी रहती थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के उसके ऊपर। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब जब तक पार्लियामेंट रहेगी या उसकी पर्टिकुलर पार्टी मेजोरिटी में रहेगी तब तक वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा। सीधी सी कहानी थी। ठीक है, चलो
पहली पोस्ट समझ में आई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और दूसरी पोस्ट देखते हैं क्या थी। दूसरी पोस्ट थी वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। अब यहां पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको पोस्ट खत्म कर दी गई और उस पोस्ट की जगह क्या आती है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइस रॉय बेसिकली क्या था, ये एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था क्राउन का इंडिया में। मतलब ये बेसिकली क्या था भाई साहब, आप समझ लो प्रधानमंत्री था ये, ठीक है, इंडिया का। कौन अपॉइंट करता था इसको, क्राउन अपॉइंट करा करता था। और ये रिस्पॉन्सिबल किसकी तरफ होता था, तो क्राउन की तरफ हुआ करता था, ठीक है। मतलब इसका कोई इलेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस हाँ किसी ने बोल दिया कि हाँ अरे यार एक काम करो अभिनव तुम वाइस रॉय बन के चले जाओ। तो मतलब अब बेसिकली देखो मेरे को परमिशन तो लेनी पड़ेगी, मेरे को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली मैं यहाँ इंडिपेंडेंट हूँ भाई साहब। जब तक मैं यहाँ से चिट्ठी लेके इंग्लैंड भेजूंगा, भाई व्हाट्सएप तो था नहीं कि मैं व्हाट्सएप कॉल कर लूँ कि ISD कॉल नहीं लगे, है ना, या फिर मैसेज करूं टक 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 करके। भाई या तो मैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकता हूं जिसके लिए मेरे को इंडिया से लेके ब्रिटेन तक लाइन बिछानी पड़ेगी, या मैं क्या कर सकता हूं, या मैं चिट्ठी लेके भेज सकता हूं, जो ट्रेडिंग कंपनी जा रही है उनके साथ भेज सकता हूं। दो ही ऑप्शन है मेरे पास अभी आज की डेट में, ठीक है। व्हाट्सएप तो है नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं है, वो ट्रिंग ट्रिंग घुमाने वाले फोन है। तो मैं क्या करता हूं, बेसिकली अल्टीमेटली मैं ही हूं सर्वता, ठीक है। तो जब तक मैं चिट्ठी लेके कोई प्रॉब्लम की उसकी तरफ भेजता हूं, 1-1.5 महीने में जाती, इतने तो मैं गेम बजा देता हूं यहाँ का, ठीक है। फिर बोल दूंगा अरे यार सॉरी यार वो चिट्ठी पहुंचने में लेट हो गई तो मैंने डिसीजन ले लिया, ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब एक बेवकूफ बनाने वाली हरकत थी, बट अल्टीमेटली ही वाज द प्राइम मिनिस्टर और यू कुड से अनसेट रूलर, ठीक है। चलो, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय। ये बहुत हॉट क्वेश्चन है, बहुत मतलब काफी पूछा जाता है कि सबसे पहला वाइसरॉय कौन हुआ करता था। साथ साथ ये भी पूछा जाता है सबसे आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो वो भी यही लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, ठीक है। क्या हुआ था बेसिकली समझो, 1857 में आप सबको पता है कि क्या हो गया था, हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन हुआ था, हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सामने आ गया था। तो वो बेसिकली वो वॉर जो है या वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो है वो ब्रिटिश सरकार को इतना झंझोड़ देता है, वो ब्रिटिश सरकार को इतना चिंतन में डाल देता है कि अल्टीमेटली वहां की क्वीन ये डिसाइड करती है कि नहीं भाई साहब कंपनी अब कुछ ज्यादा ही ऑपरेशन कर रही है, अब कंपनी जो है अब भाई साहब कंपनी से रूल नहीं समझेगा, ठीक है। तो वो क्या लेकर आती है, द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस लेकर आती है। उसमें ये बोलती है कि अब भाई साहब कंपनी का रूल खत्म, अब क्या होगा, अब हम आएंगे, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, हर 4 इंडियन सिपाही पे एक अंग्रेज सिपाही हुआ करता था, बट अब इन्होंने क्या करा, उस चीज से सीख ली और उस चीज को रिवर्स कर दी कि अब एक इंडियन सिपाही पे 4 अंग्रेज सिपाही रहने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स पॉपुलेशन वहां पे लेके जाओ। दूसरी चीज उन्होंने क्या करी कि भाई साहब अब क्या कर दिया, साफ डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारे पास ऑलरेडी स्टेट्स हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, दैट मीन जितना भी इंडिया में एरिया ब्रिटिश कंपनी कंट्रोल में है उतना ही रहेगा, अब हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो प्रिंसली स्टेट अपने आप में फ्री है, जो सब्सिडीज चली आ रही हैं वो चली आएंगी, उस इफेक्ट से चली आएंगी, मतलब हम उनको कैप्चर कर सकते हैं, बट हम कोई नया एरिया जिसने हमारे साथ कोई ट्रीटी नहीं करी, कोई कुछ नहीं करी, हम उसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो थी ये थी एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, आपका वाइस रॉय आ जाता है, ठीक है। तो वाइस रॉय जो था, अब क्या हुआ 1857 के टाइम पे लॉर्ड हार्डिंगे थे, हार्डिंगे के बाद कौन आते, लॉर्ड कैनिंग आते। तो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन है, लॉर्ड कैनिंग ही है। अब इन्होंने बेचारे ने कुछ नहीं करा था, बट अल्टीमेटली करा डलहाउसी ने, ठीक है। हार्डिंगे ने थोड़ा बहुत उसको चलो ठीक है यार आगे तक बढ़ा दिया खींचतान के, बट अल्टीमेटली जब लॉर्ड कैनिंग आते हैं 1857 में, इनके टाइम पे क्या हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे 1858 होता है, ठीक है। 1858 में सुलह हो जाती है, भाई साहब नया एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आता है। तो वो सोचते हैं करना यार बेचारे की क्या गलती, तो इसी को फर्स्ट वाइसरॉय भी बना दो। तो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग थे और पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। चलो, इनको क्या मिलता है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलती है, जो कि क्या थी, सेम थी, क्या थी, ऑलमोस्ट सेम थी, कोई डिफरेंस नहीं था। तीसरी चीज इनको देखने को मिलती क्या, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो इनके टाइम पे बेसिकली क्या होता था कि गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास होता था, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे हुआ करता था, जो कि किसके अंडर था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आता था, ठीक है। दैट मीन्स कोई स्टेट नहीं है, ऑलरेडी वहां पे किसी न किसी अथॉरिटेटिव पर्सन को बिठा रखा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो इनके अंडर में एरिया था उसमें बना दिया इन्होंने क्या, प्रोविंसेस। तो जो अदर गवर्नमेंट आ जाती हैं, मतलब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, वो चीज नहीं आ गई। सो द एक्ट ऑफ 1858 हाउएवर लार्जली कंटिन्यू टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट of administrative machinery supervising Indian government rather than altering the system of governance, ठीक है। मतलब ये अपनी ही मशीनरी पे ध्यान दिए rather than altering the system of governance। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन का इनिशिएशन होता है, ठीक है। वाइसरॉय को दी जाती है क्या, ऑर्डिनेंस पावर,
अब उन्होंने भी ये चीज देखी कि हाँ यार वाइसरॉय तो जो है कहीं ना कहीं चिट्ठी लिखेगा तो डिसीजन मेकिंग में लेट हो जाएगा। अब कोई साला दिमाग वाला हुआ, शाना हुआ, वो तो कर लेगा, ठीक है, बट अगर मान लो हमने कोई ऐसे इंसान को, ढपोर से इंसान को बिठा दिया जो कि कुछ एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि क्यों, क्योंकि उसको अकॉर्डिंग टू द बुक्स चलना है, अकॉर्डिंग टू द हायरार्की चलना है, तो ऐसा इंसान रूल नहीं कर सकता। तो उसको क्या चाहिए, एक ऑर्डिनेंस की पावर चाहिए। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक टेम्पररी लॉ होता है जिसकी एक वैलिडिटी जो है वो कुछ मंथ्स की रहती है, ठीक है। ये पावर आज भी जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो बिना राज्यसभा या लोकसभा में बिल पेश करे, उसको पारित करके बिना उस चीज के क्या कर सकता है, एक ऑर्डिनेंस निकाल सकता है जिसकी वैधता कुछ महीनों तक रहेगी और वो एक प्रॉपर लॉ उसी दिन से माना ही जाएगा। तो ये इशू, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस जो है यहाँ पे इसको वाइसरॉय को मिल जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करते हैं तो हमको यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम देखने को मिल जाता है। अब ये सर पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, जैसे कि आज हमारे होता है मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये क्या होता है, ये पोर्टफोलियो होते हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है, ये डिपार्टमेंट हो जाता है। तो ऐसे डिपार्टमेंट या ऐसे पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नर और बॉम्बे गवर्नर ऑफ मद्रास के पास वापस थोड़ी राहत आती है, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है वो रिस्टोर कर दी जाती है। तो ये बोलते कल ना भैया कुछ तो अच्छा हुआ हमारे लिए भी, नहीं तो हम तो जबरदस्ती कुर्सी गर्म कर रहे थे बैठे बैठे। चलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो इसका फंक्शन अब कैसा हो जाता है, नेचर में एडवाइजरी, मतलब इसकी एडवाइस जो है वो मानना जरूरी नहीं है, बस ये क्या करेगी, सिर्फ एडवाइस करेगी, डायरेक्ट करेगी, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है। इसमें क्या चालू होता है, दे स्टार्टेड नॉमिनेटिंग इंडियंस, क्योंकि क्या है, ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस दिखाना भी, अब इनको ले तो आए पर कुछ दिखाना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, 3 लोगों को नॉमिनेट करा जाता है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इन तीनों को क्या है, सबसे इनिशियली क्या करा जाता है, नॉमिनेट करा जाता है। और ये तीनों ही क्या है, प्रो ब्रिटिश आदमी है, प्रो ब्रिटिश, मतलब ये लोग अपने ही जो लोग हैं उन्हीं को क्या करना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं। चलो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल जो 1862 में बनती है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, अब ये समझो, चलो इतना जरूरी है। ये हो गया आपका अपना पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, ये आपका क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। अब समझो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ये हुआ करते थे, ठीक है। ज्यादातर अफगानिस्तान, पाकिस्तान का सिंध वाला एरिया, पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया क्या आया करता था, इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में आया करता था। देखो नाम ही देखो ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब क्या, आपके फ्रंट के या आपकी बाउंड्री के प्रोविंसेस। अब ये बेसिकली क्या थे, ये दूसरी कंट्री से, दूसरे रेजिम से, दूसरी सोवरेनिटी से टच हुआ करते थे, मतलब ये क्या थे, बाउंड्री स्टेट्स हुआ करते थे। तो इन सभी स्टेट्स के लिए उन्होंने एक बना दी, कब, 1866 में एक असेंबली बना दी। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, पंजाब को मिलती है 1897 में, पंजाब को मिलती कब, 1897। तो ये 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये बनती, ये किस पे लेवल पे बनी है, ये प्रोविंस लेवल पे या स्टेट लेवल पे, ठीक है। किस पे बनी है, ये स्टेट लेवल पे। चलिए नेक्स्ट आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। क्या आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, बट जो मेंबर्स होते हैं किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, सेंटर और प्रोविंशियल लेवल पे, उस पे क्या कर दिया जाता है, इनकी इंक्रीज कर दिया जाता है, नंबर बढ़ा दिया जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, इनको पावर टू डिस्कस बजट, ठीक है। क्या देते हैं इनको, शक्ति देते हैं, एक अथॉरिटी देते हैं कि आप बजट जो है उसको डिस्कस कर सकते हो कि कौन से प्रोविंस में कितना बजट जाना चाहिए, कौन सी फील्ड में कितना स्पेंड होना चाहिए। ये सब चीजें जो आती है, फाइनेंशियल पावर्स जो आती हैं, वो इसी एक्ट के थ्रू हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल या कह लीजिए इंडियंस के पास आती है। चलिए द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। क्या बोला जाता है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ली कौन थे, उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और मिंटो कौन थे, द देन वाइसरॉय हुआ करते थे इंडिया के। यही बेसिकली इन्हीं के नाम के पीछे जो है भोपाल में मिंटो हॉल भी नाम रखा गया। चलिए क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करते हैं, तो इसमें इंडियंस को लेना उन्होंने चालू करा। किसको लेना चालू करा, इंडियंस को लेना चालू कर दिया। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो पहले ऐसे इंडियन बनते हैं किसके, वाइसरॉय की काउंसिल में। किसकी काउंसिल में, वाइसरॉय की काउंसिल में, ठीक है। और इनको क्या मिलता है, लॉ मेंबर, पोर्टफोलियो ऑफ लॉ मिलता है, दैट मींस ये लॉ मेंबर हुआ करते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, अगेन जो है इंक्रीज मेंबर एंड फंक्शंस एट बोथ लेवल। सेंट्रल लेवल पे आ जाते हैं तो ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन करी जाती थी, ठीक है, और प्रोविंशियल लेवल पे करते तो नॉन ऑफिशियल जो है मेजोरिटी इनको दे दी जाती थी, ठीक है। मतलब सेंट्रल लेवल जो कि ज्यादा क्या बोल सकते हैं आप, शक्तिशाली है, उस पर क्या करते थे ये लोग, ऑफिशियल मेजोरिटी रखा करते थे। टोटल 60, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे भी इन्होंने क्या करा था, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक होता था अपर हाउस, एक होता था लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस में से टोटल जो थे, टोटल 60 मेंबर्स थे। कितने थे, एक काम करते हैं अपन अच्छे से उसको व्हाइट बोर्ड पे ही समझते हैं। अपर सेंटर में 2 हाउसेस बनाए, एक हो गया अपर हाउस, एक हो गया लोअर हाउस। अपर हाउस में टोटल मेंबर 60 हुआ करते थे, जिसमें से कि कौन कितने इलेक्ट होते थे, 30 इलेक्ट होते थे, ठीक है। लोअर हाउस में 144 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें से 104 इलेक्ट हुआ करते थे। मतलब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो बचे हुए जो मेंबर्स है ना, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, मतलब वो कहीं ना कहीं नॉमिनेटेड हुआ करते थे, किसके द्वारा, वाइसरॉय के द्वारा। तो ऐसे ये क्या करा करते थे, बेसिकली अपनी मेजोरिटी रखा करते थे। ऑफिशियल मेजोरिटी जो है ब्रिटिशर्स की, वो इंटैक्ट रखा करते थे, किसमें, सेंट्रल लेवल में। प्रोविंशियल लेवल की बात करते तो वहां पे क्या करते थे कि भाई जो नॉन ऑफिशियल है, जो है जो अपने इंडियंस हो गए, उनकी मेजोरिटी वो लोग कहते थे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि सेंटर के पास ऐसी पावर हुआ करती थी कि जो वो इनके लॉस को ओवरराइड कर सकता था। चलिए देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। ये समझो क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट में, बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जैसे मान लो टोटल लोग हैं ए से लेके जेड, ठीक है, मतलब 26 लोग हैं, ठीक है। अब क्या होता था, जैसे मान लो एक एक्स कम्युनिटी है, ठीक है, टोटल 26 कम्युनिटी है हमारे पास, उसमें से एक कम्युनिटी कौन है, एक्स है, ठीक है। तो एक्स कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। कोई अभी तक कोई नॉर्मल बात है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट सेपरेट इलेक्टोरेट ये बोलता है कि इस रिप्रेजेंटेटिव को वोट कौन करेगा, तो यही कम्युनिटी के लोग करेंगे, बाकी 25 कम्युनिटी के लोग इसको वोट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन है, जैसे मान लीजिए मुस्लिम्स को शुरुआत में सबसे पहले क्या मिला था, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। तो अगर मुस्लिम्स में क्या होगा, सबसे पहले तो एक मुसलमान ही खड़ा होगा उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। कहां रिप्रेजेंट करेगा, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, या सेंटर पे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अगर मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मुसलमान खड़ा होगा, सबसे पहली शर्त तो यह थी। दूसरी शर्त यह थी कि उस मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव को भी वोट करने के लिए कौन आगे आएगा, तो सिर्फ मुस्लिम आगे आएंगे, हिंदू उसको वोट नहीं कर सकता, क्रिश्चियन उसको वोट नहीं कर सकता, एंग्लो इंडियन उसको वोट नहीं कर सकता। सिर्फ कौन मुस्लिम करेंगे, उसके मुस्लिम जो उसकी कम्युनिटी के हैं वही उसको वोट करेंगे। तो ये बेसिकली था क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट। सबसे पहले जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की अगर मैं बात करता हूं तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड करके करा। बट हमने उस टाइम पे हमारी इतनी यूनिटी दिखाई लोगों के बीच में कि अल्टीमेटली उस डिसीजन को वापस लेना पड़ा। फिर बाद में इंडियन में कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए जो एक नया डिवाइस आता है वो यही सेपरेट इलेक्टोरेट रहता है, ठीक है। इसी के थ्रू क्या होती है कि पॉलिटिकल रिफ्ट बनाई दी जाती है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, ठीक है। तो यहीं से बेसिकली जो आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो देखते हो ना, वो सक्सेस ये सेपरेट इलेक्टोरेट से होने लग गई थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और उनको भी क्या बोलते हैं आगे चीजें देखते हैं, ठीक है। तो मिंटो वाज नोन एज द फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हुआ करते थे। अब चेम्सफोर्ड कौन हुआ करते थे, उसके टाइम पे या उस बेसिकली पीरियड टाइम पे अपने इंडिया के वाइसरॉय हुआ करते थे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या चेंज आता है, तो 6 में से 3 मेंबर अब कौन होंगे, इंडियंस होंगे। क्या होंगे, 6 में से 3 मेंबर क्या होंगे, इंडियंस होंगे।
लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बाइकैमरल बना दी जाती है, मतलब डुअल बना जाती है, दो बना दी जाती है। सेंट्रल लेवल पे अपर हाउस हो जाता है, लोअर हाउस आ जाता है, ठीक है। सेंटर पे क्या होता है 60 मेंबर 30 इलेक्टेड, लोअर हाउस में 144 मेंबर 104 इलेक्टेड, ठीक है। प्रोविंस लेवल में क्या आता है आपकी डायरकी आ जाती है, मतलब डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, एक तो होगा गवर्नर, ठीक है, क्या होगा, एक होगा गवर्नर जो कि क्या होगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगा, जो कि एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा होगा यहां पे क्या लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मतलब अब देखो गवर्नर भी क्या कर सकता है, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी अपने आप में इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है। मतलब दो ऐसे शासन यहाँ पे या दो ऐसे शासक हो गए जो कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में है, तो इसको बेसिकली हमने क्या बोला, डुअल गवर्नमेंट बोला या डायरकी बोला। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया कि भाई गवर्नर जो है वो कैसे रूल, किस सब्जेक्ट पे नियम बनाएगा, जो लेजिस्लेटिव है वो किस सब्जेक्ट पे नियम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं कौन से आपके, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर विथ एड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड लेजिस्लेचर, मतलब जो भी गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो भी वो डिसीजन लेगा गवर्नर, बेसिकली वो किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा, लेजिस्लेचर के लिए, मतलब वो जवाबदेह होगा, ठीक है। कि भाई अगर आपने बेसिकली ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया है तो ये आपने किसकी अथॉरिटी से लिया है, किससे पूछ के लिया है, ये सब चीजें रहेगी उसमें, मतलब ही इज बेसिकली अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है वो आता है रिजर्व्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट में उसकी कोई भी जवाबदेही नहीं रहती टुवर्ड्स लेजिस्लेटर, दैट मींस ही इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इसके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डिसीजंस पे या लॉज पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता, इसको रिपील नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। 1926 में एस्टैब्लिश होती है। रिकमेंडेशन इसकी कौन देता है, तो ली कमीशन रिकमेंडेशन देता है, कब, 1924 में, ठीक है। यहीं से बेसिकली इलाहाबाद में हमारे क्या हो जाने, सिविल सर्विस के एग्जाम चालू हो जाते हैं। प्रोवाइडेड स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर कमिटी आएगी जो कि इस हिसाब से जो भी काम चल रहा है प्रोविंसेस में हो गया, सेंट्रल में हो गया, उस पर एक रिपोर्ट बनाएगी और बेसिकली गवर्नमेंट को देगी कि भाई ये बेसिकली जो व्यवस्था हमने बनाई है ये कितनी सक्सेस है, इसमें क्या अल्टरेशन आ सकते हैं इसको बेटर बनाने के लिए और इंडियंस की हेल्प करने के लिए। हालांकि ये ऑफिशियल था, ठीक है। तो यही जो स्टैट्यूटरी कमिटी है जो 10 साल बाद आती है ना, इसी कमिटी को क्या बोला जाता है, साइमन कमीशन। इसी साइमन कमीशन के बेसिकली प्रोटेस्ट करते टाइम पे लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, और यही वो साइमन कमीशन जो कि कब बोला गया था बनाने के लिए, तो हमारे 1919 वाले एक्ट में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाले एक्ट में इसको बोला गया था। और फाइनली ये कब आती है, तो 1927 में, 1927 में हमारी कमिटी आती है उस पर पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भाई साहब ये इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है ना कि ये बेसिकली आप समझ लो ये हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्त्रोत्र है, ठीक है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे शेड्यूल्स जो हैं हमने डायरेक्टली इसी से उठाए हैं एज इट इज, ठीक है। हालांकि उसको हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके कुछ प्रोविजंस को एज इंडियन कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई करके लगाया है, बट स्टिल ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स है हमारे प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। समझो उसमें हुआ क्या, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाता है। ऑल इंडिया फेडरेशन में अब ये होगा बेसिकली, अब इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करा जाएगा फेडरल, प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट में, मतलब पूरे के पूरे भारत को एक करा जाता है, फेडरेशन बनाया जाता है, मतलब कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाया जाता है कि लोग जिसमें साथ में आते हैं और एक बेसिकली अपनी कुछ पावर डिलीगेट करते हैं, ठीक है। तो फेडरल की जब मैं बात करता हूं तो फेडरल मतलब सेंटर हो गया, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। जैसे आप यूएसए समझ लो, यूएसए भी क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक सेंटर होता है, मतलब दैट मींस प्रेसिडेंट। तो फेडरल का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, जो भी व्यवस्था इसमें लिखी गई थी, ठीक है। बट अभी अपने को बस एक स्वरूप समझना है। फेडरल के पास होगी फेडरल लिस्ट, ठीक है। फेडरल लिस्ट में एक होगा ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक होगा रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट वो होगा जो बेसिकली इंडिया के लोग या इंडिया की काउंसिल सेंटर में जो बैठी है, जो इंडिया की लेजिस्लेटिव सेंटर में बैठेगी वो लेगी। अगेन रिजर्व सब्जेक्ट वो होंगे जो इंडिया का वाइस रॉय लेगा। क्या लेगा, इंडिया का वाइस रॉय लेगा। ये समझ में आया, ठीक है। प्रोविंस पे आते हैं, तो प्रोविंस में बेसिकली प्रोविंस क्या हो गया, आपके स्टेट हो गए। ये वो स्टेट थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
अपने अंडर में ले रखे थे। मतलब 1857 से भाई 1858 के बाद तो क्वीन ने मना ही कर दिया था कि अब हम कोई एनेक्सेशन नहीं करेंगे, कोई एक्सपेंशन नहीं करेंगे, बस बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, राइट। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर उस टाइम पे जो जो रूल आया करते थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह लीजिए, वो सबको मिला के क्या करा जाएगा, स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। स्टेट्स या प्रोविंस के बाद क्या होगी, एक प्रोविंशियल लिस्ट होगी, ठीक है, मतलब उसके पास भी कुछ सब्जेक्ट होंगे, उसको भी कर दिया जाएगा, कुछ शक्तियां दी जाएगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहेगी, मतलब सेंटर उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, इनके पास खुद के पास पावर होगी, इंडिपेंडेंस होगी डिसीजन लेने की, ठीक है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस करा जाता है। तो टोटल ऐसे 11 प्रोविंस बनाए जाते हैं, ठीक है। कितने प्रोविंस बनाए जाते हैं, 11 प्रोविंस बनाए जाते हैं। उनमें से जो 6 प्रोविंसेस हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस करा जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट ऑफ कोर्स सी बात है कि भाई ये जो भी लोग हो गए, जो राजशाही, जो राजा लोग थे, ये लोग भी चाहते, इनको भी एक प्रॉपर तरीके से क्या दिया गया था, एक रिकॉग्निशन इसमें दिया गया था, ठीक है। तो ये हो जाते हैं क्या आपके प्रिंसली स्टेट। चलिए कुछ और देखते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट और आता है डिप्रेस क्लास के लिए, जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए है, वुमेन्स के लिए और वर्कर्स के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। एस्टैब्लिशमेंट देखने को कुछ मिलते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन के, जैसे आरबीआई हो गया, हमारा फेडरल कोर्ट हो गया, जो कि 1937 में एस्टैब्लिश करा जाता है, ठीक है। फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। साथ ही साथ 10% पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स। कितने परसेंट पॉपुलेशन, 10% पॉपुलेशन जो है उनको क्या मिलती है, आपकी वोटिंग राइट्स। चलिए अगला एक्ट देखते हैं क्या आता है। सो फाइनल एक्ट आता है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, मतलब ये पर्टिकुलर एक्ट था जिसमें बेसिकली इंडिया को क्या कर दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है। सो द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल होता है, यहाँ पे क्या होता है, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे भारी विडंबना कर देते हैं, कुछ कंडीशंस हमारी ऐसी बन जाती हैं इंडिया में, दोनों तरफ से, भाई मुस्लिम लीग की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, दोनों का कहीं ना कहीं क्या रहता है, हाथ रहता है। कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती हैं कि इंडिया का डिवीजन तो पक्का है। क्या है, इंडिया का डिवीजन पक्का है, एक ऐसी कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिस वजह से इंडिया और पाकिस्तान को एक रखा जा सके, इंटीग्रेट रखा जा सके। तो ये इनकी क्या होती है, फाइनल डिवाइड एंड रूल होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, वो चीजें कुछ प्रोविजंस लेकर आते हैं। क्या, पूरा जो इंडिया हो गया उसको 2 भाग में डिवाइड करा जाएगा। क्या, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, ठीक है। तीसरे आते हैं क्या, आपके प्रिंसली स्टेट, मतलब जिनमें आज भी राजा हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन देते हैं वो, या तो ये प्रिंसली स्टेट क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, या फिर ये जा सकते हैं इंडिया में या जा सकते हैं पाकिस्तान में। इनकी खुद की मंशा है, इन पे कोई भी टाइप का प्रेशर नहीं है, ये दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक देयर ओन डिसीजन। या तो ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, या ये पाकिस्तान में जाके मिल सकते हैं, या ये इंडिया में जाके मिल सकते हैं, ठीक है। तो एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया टू 2 राइट्स सीट फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ठीक है। चलिए, empowered constituent assembly to frame and legislative till new constitution is framed, granted freedom to princely state either to join or remain or independent, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हो जाती है, पूरी पार्टीशन फाइनली यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए बेसिकली ये कुछ एक्ट्स थे जो कि क्या थे, आपके पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को क्रिएट करते हैं। यहीं से हम इंडियंस भी समझते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है वो चलना चाहिए। तो आइए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ एक पूरी की पूरी एक बार पूरे एक्ट्स जितने हैं उन पर नजर मार लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे आता है। यहाँ पे गवर्नर को क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग थे, और इन्हीं के अंडर में किसको रख दिया जाता है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मद्रास, और क्या दी जाती है, साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी जाती है, ठीक है। चलिए साथ में क्या देखने को मिलता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलता है 1774 कलकत्ता में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 3 जजेस का एस्टैब्लिशमेंट का जो प्रोविजन रहता है वो उसमें रहता है। नेक्स्ट आता है आपका क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसको बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोला जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कंपनी के फंक्शन जो है वो 2 कैटेगराइज में करे जाते हैं। पहला कहता है कमर्शियल फंक्शन, दैट मीन ट्रेडिंग, उसको कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। दूसरा पॉलिटिकल फंक्शन आ जाता है, जिसको कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे यही इसी चीज को लेकर क्या बोला जाता है, इसको डुअल गवर्नमेंट बोला जाता है। मतलब दोनों अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी हैं, डिसीजन लेने के लिए काबिल हैं, बट एक ही चीज के लिए डिसीजन लिया, एक ही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए डिसीजन
ले रही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा वो किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरीज को या फिर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला जाता है। किसको, कंपनी टेरिटरीज को क्या बोला जाता है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। साथ साथ यहीं से क्या होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से पूरा कंट्रोल कंपनी पे ले लेती है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें मोनोपोली जो है कंपनी के वो 20 साल बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट आता है 1813 का आपका एक्ट आता है जिसमें कि कंपनी की मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया जाता है एक्सेप्ट इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। यहां पे प्रोविजन आता है क्रिश्चियन मिशनरीज का, इनको अलाउ करा जाता है कि आप इंडिया में आ सकते हो, आप इंडिया में अपना धर्म फैला सकते हो, आप अपनी जो भी प्रोपेगेंडा जो पॉलिसीज है वो यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही साथ वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। प्रॉपर प्रोविजंस बनाए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा जो कि वेस्टर्न एजुकेशन पे स्पेंड होना ही चाहिए। ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स भी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लोकल ऑटोनॉमी देखने को मिल जाती है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था, कंपनी को जो होता है अब उसके पास कोई भी ट्रेड मोनोपोली नहीं है, वो ट्रेड नहीं करेगी, प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी। क्या रहेगी, प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी। गवर्नर जनरल की पोस्ट को क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। सबसे पहले रहते हैं विलियम बेंटिक, कौन रहता है आपके, सबसे पहले विलियम बेंटिक रहते हैं और इन्हीं को क्या दी जाती है, सिविल और मिलिट्री पावर जो है वेस्ट करी जाती है इन्हीं के हाथ में। गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो रहते हैं ये अपनी क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर लूज कर देते हैं, क्योंकि अब लेजिस्लेटिव पावर किसके आ गई, बेंटिक भाई साहब के हाथ में आ गए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या नया लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस करा जाता है। क्या करा जाता है, एक नया लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस करा जाता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात करते हैं, कंपनी हुई, कंपनी के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ में क्या आते हैं, मद्रास आते हैं, बॉम्बे तो साथ में आते हैं। उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। क्या क्या चेंज आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 4 आउट ऑफ 6 मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम बॉम्बे, आगरा, मद्रास एंड बंगाल। मतलब 4 में से जो रहेंगे वो प्रोविंस में से आएंगे, वो प्रोविंशियल में से अपनी अपनी बेसिकली छोटी जगहों से आएंगे, जिसमें कि बॉम्बे, मद्रास, आगरा और बंगाल में से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। कहां पे, इनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मैकाले कमेटी की बात होती है 1854 के बारे में। इन्होंने क्या करता है, इंट्रोड्यूस सिविल सर्वेंट कंपटीशन। इस टाइम पे लंदन में ये कंपटीशन कराया चालू कर दिया था। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पे, ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, कंपनी जो होती है उसको क्राउन रूल में बदल दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनको वाइस रॉय ऑफ इंडिया में बदल दिया जाता है। सबसे पहले कौन थे, कैनिंग थे। क्या थे, सबसे पहले वाइस रॉय कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इंट्रोड्यूस करा जाता है। ये क्या था, एक कंप्लीट अथॉरिटी दी जाती है इनको इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में। 15 मेंबर की इनको काउंसिल दी जाती है, साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसकी तरफ, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ। चलिए नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या क्या चेंज आते हैं, नॉमिनेटेड इंडियंस, मतलब ये चालू कर देते हैं इंडियंस को नॉमिनेट करना। सबसे पहले सर दिनकर राव रहते हैं, राजा ऑफ बनारस रहते हैं और महाराजा ऑफ पटियाला रहते हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास रहते हैं। ये अपनी लेजिस्लेटिव पावर इनको वापस मिल जाती है। क्या मिल जाती है, लेजिस्लेटिव पावर इनको वापस मिल जाती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या चेंज आता है, तो पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस हो जाता है। मतलब आप क्या होगा, प्रॉपर डिपार्टमेंट वाइज देने लग जाएंगे, प्रॉपर मिनिस्ट्री प्रोवाइड देने को हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, बंगाल की बनती है 1862 में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की, मतलब पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान वाले एरिया की बनती है 1866 में। पंजाब के लिए सेपरेट बनती है किसमें, 1897 में। नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। यहाँ पे पावर टू डिस्कस बजट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज आती है इनके पास, क्या, पावर टू डिस्कस बजट, मतलब फाइनेंशियल अथॉरिटी इनको क्या करी जाती है, दी जाती है। नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले कौन हुआ करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और मिंटो कौन थे, उस टाइम के वाइसरॉय थे। यहाँ पे एक नया लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस करा जाता है किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। प्रोवाइडेड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडियंस को नॉमिनेट करना चालू कर देते हैं, इंडियंस को इंक्लूड करना चालू कर देते हैं। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है सबसे पहले ऐसे मेंबर होते हैं इंडियन, जो कि किस में आते हैं, आपके इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आते हैं। इनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाता है, तो इनको लॉ पोर्टफोलियो दिया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, और इसी के लिए क्या बोला जाता है, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। ठीक है, चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, वाइसरॉय हुआ करते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस करा गया, सब्जेक्ट को डिवाइड करा गया, 2 में सेंटर और प्रोविंशियल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करते हैं, 3 में से 6 मेंबर अब क्या होंगे, इंडियंस होंगे। 3 में से 6 मेंबर क्या होंगे, इंडियंस होंगे।
वुमेन गॉट वोटिंग राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्या? वुमेन गॉट वोटिंग राइट्स कब मिलते हैं वुमेन को वोटिंग राइट? 1919 के एक्ट में। सेंटर में एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। अपर हाउस की टोटल स्ट्रेंथ होती है 60, लोअर हाउस की टोटल स्ट्रेंथ होती है 144। अब 60 में से 30 कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे, और 30 कैसे होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। 104 जो है लोअर हाउस में से इलेक्टेड होंगे, बाकी के जो 40 मेंबर वो कैसे होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, ये प्रोविजन रखा जाता है। प्रोविंस में डायरकी इंट्रोड्यूस करी जाती है, मतलब अगेन डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी जाती है, डुअल पावर इंट्रोड्यूस करी जाती है। पावर किसके हाथ में रहती है? एक तो लेजिस्लेचर के हाथ में पावर रहती है और एक गवर्नर के हाथ में पावर रहती है। तो दोनों के सब्जेक्ट जो है उनको दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक होता है ट्रांसफर सब्जेक्ट, मतलब जिसपे गवर्नर एक्ट करेगा, मतलब एडमिनिस्टर गवर्नर करेगा, बट वो किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा? तो स्टेट लेजिस्लेटिव की तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा आता है रिजर्व सब्जेक्ट में, जिसमें अगेन गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा उसको, बट यहां पे उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, यहां पे कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, यहां पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। किसकी तरफ? लेजिस्लेचर की तरफ। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आती है। अगेन इंट्रोड्यूस इन 1926 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन 1924। ऑडिटर जनरल यहाँ पे अपॉइंट करा जाता है, जो आज की डेट में भी हमारे यहाँ पे ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। सबसे पहले इसको इसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करा जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट देखने को मिलता है इसी एक्ट में, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और इंडियन क्रिश्चियंस के लिए। साइमन कमीशन की जो बात आती है, बेसिकली साइमन कमीशन 1927 यहीं आता है। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 जो है फाइनली इस पर्टिकुलर एक्ट को वॉच करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं। टोटल 321 आर्टिकल्स हुआ करते थे और 10 शेड्यूल्स थे। ठीक है, कितने थे? 321 आर्टिकल्स और 10 शेड्यूल्स हुआ करते थे। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाता है। ऑल इंडिया फेडरेशन में एक होता है फेडरल, जिसमें कि क्या होता है? ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस होते हैं और 6 चीफ कमिश्नरी। देखो, अब ब्रिटिश प्रोविंस वो हो गए जो सीधे सीधे जिसमें लेजिस्लेचर प्रोवाइड कर दिया जाता है, इलेक्टेड पीपल होते हैं जो कि सरकार चलाएंगे। चीफ कमिश्नरीज क्या होगी? एक ऐसी कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस रहेंगी जहां पे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल करेगी। ठीक है, कौन करेगी? सीधा ब्रिटिश रूल करेगी, मतलब ये उस टाइम के यूनियन टेरिटरी समझ लो। प्रोविंसेस की बात करते हैं, उनको प्रोविंशियल लिस्ट बनाई जाती है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है। ठीक है, डायरकी को हटा दिया जाता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर 11 जो टोटल प्रोविंसेस थे उनमें से 6 को क्या दिया जाता है? बाई कैमरल, मतलब 2 सदन दिए जाते हैं। ठीक है, प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं, देवर इंडिपेंडेंट टू ज्वाइन द फेडरल और रिमेन इंडिपेंडेंट। ये यहाँ पे प्रोविजन रखा जाता है कि भाई साहब या तो आप इंडिया वाले फेडरेशन में आ जाओ, नहीं तो इंडिपेंडेंट रूल करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर पावर डिवाइडेड इनटू फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट के बाद में सब टोटल 59 सब्जेक्ट हुआ करते थे। प्रोविंशियल लिस्ट में टोटल 54 सब्जेक्ट हुआ करते थे और कॉन्करेंट लिस्ट में उस टाइम पे 36 सब्जेक्ट हुआ करते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे अगेन दिया जाता है कि इसको डिप्रेस्ड क्लास को, वुमेन को और वर्किंग लेबर्स को। वाइसरॉय के पास क्या रहेगी? रेसिडुअल पावर रहेगी और ऑर्डिनेंस, मतलब अगेन अगर वो कोई लॉ निकालना चाहता है तो वो बिल्कुल निकाल सकता है विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ लेजिस्लेचर। साथ साथ रेसिडुअल पावर, मतलब ऐसे कोई सब्जेक्ट जो बेसिकली इन 3 लिस्ट में नहीं है, उस पर लॉ कौन बनाएगा? तो आपका वाइसरॉय ही बनाएगा। कौन बनाएगा? वाइसरॉय बनाएगा। एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो कलकत्ता में अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट होती है। फेडरल कोर्ट बनता है 1937 में, जिसमें कि अगेन एक चीफ जस्टिस और 3 जस्टिस रहते हैं। फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ पे क्या नींव रखी जाती है? 10% पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स और सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी जाती। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स थे किसके? आपके पूरे के पूरे लॉस के बारे में। अब एक छोटी सी पहल मैग्नेट ब्रेन की तरफ से आपके लिए। ठीक है, हम लेकर आए हमारी ब्रांड न्यू साइट magnetbrains.com। साथ ही साथ हम हमारा एप्लीकेशन भी लेकर आए जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सो प्लीज डू डाउनलोड एंड चेक इट आउट। अभी फिलहाल इसका थोड़ा सा वॉक थ्रू मैं देता हूं आपको। क्या करना है, यूट्यूब पे अब जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जाओ कहां पे? magnetbrains.com पे। मैग्नेट ब्रेन पे जैसे ही जाओगे ये आपको साइट मिलेगी, कुछ नहीं करना, स्क्रॉल डाउन कर लो। यहाँ पे देखो पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको एनटीएससी पढ़ना है, ओलंपियाड पढ़ना है, यूट्यूब पे कतई जाने की जरूरत नहीं, सीधा magnetbrain.com पे आओ। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब आपको ओलंपियाड के वीडियो देखना है तो कहां करोगे? ओलंपियाड के टैब पे क्लिक करोगे। जैसे टैब पे क्लिक करोगे, बच्चों ध्यान देना, यहां पे क्लास सिलेक्ट करना मत भूलना, जिस भी क्लास का आप क्या करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो। ठीक है, क्लास 9 सिलेक्ट करोगे, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं। आपके सामने जितने सारे टीचर्स हैं आपके, सब अपने सामने वॉच नाउ का बटन लेकर आ जाएंगे। कुछ नहीं करना, सीधा वॉच नाउ पे क्लिक करना है। कुछ नहीं करना, क्या करना है? वॉच नाउ पे क्लिक करना है। एक नया पेज लोड होगा जो कि कैसा दिखेगा? थोड़ा ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगेन घबराना नहीं, ये देखो यहाँ पे सब पूरी की पूरी आपके लिस्ट दी हुई है। ठीक है, जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे पूरी वीडियो लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसे इस प्लस पे क्लिक करोगे ना तो ऐसी एक सब लिस्ट और खुल जाएगी।
जिसमें कि आपको पूरी डिटेल, टाइमिंग की डिटेल देखने को मिल जाएगी। साथ साथ ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे देखो 9 लेक्चर, 4 लेक्चर, 2 लेक्चर, इस टाइप से आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। जैसे ये वॉच नाउ पे क्लिक करोगे क्या होगा, एक जादू होगा, क्या होगा, एक जादू होगा, और क्या होगा, यूट्यूब प्लेयर आपके सामने वहीं का वहीं खुल जाएगा। दैट मीन्स आपको कोई और पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, आपको कोई दूसरी साइट नहीं दी जाएगी, यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शनैलिटी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो ये छोटी सी पहल थी हमारी मैग्नेट ब्रेन की तरफ से आपकी एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, साथ साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।